नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बात देश की होगी, देश सबके लिए सबसे प्यारा, लेकिन शुरुआत फकीरी से होगी। सुन लीजिए, देख लीजिए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए, क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब नहीं रही आपकी। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं? बच्ची एक लड़की है, उसको पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बना दिया उसको। मैं इंजीनियर है वो। उसकी हालत वो खराब है, रो रही है। क्या पता मैं बचती हूँ नहीं बचती। किस फकीरी पर रोना आएगा, किस तरीके से इस देश को सबसे प्यारा और न्यारा कह दिया जाए। तो आइए आज जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस देश के भीतर का अर्ध सत्य क्या देश हमारा सबसे प्यारा शब्द में ही जा छुपा है। पहली रिपोर्ट देखिए। ये सारी मुसीबत की जड़ यह है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। और इसलिए होना तो यही चाहिए। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सरलता से देश की चिंता दिखाते हुए नोटबंदी के बाद राजनीतिक तौर पर पार्टी से पहले देश की फिक्र की, वह काबिले तारीफ तो है। लेकिन जो जिक्र किया गया और जिन उदाहरणों के साथ किया गया, क्या वो वाकई मौजूदा वक्त में फिट बैठते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव रहे माधव गोडबोले का जिक्र तो किया। श्रीमान माधव गोडबोले की किताब है अनफिनिश्ड इनिंग्स। तब उन्होंने एक बड़ा मजेदार अपनी किताब में उल्लेख किया है। When Y.B. Chavan told her means Srimati Gandhi, when Y.B. Chavan told her about the proposal for demonetization कि 1971 में देश को इसकी जरूरत थी जो आज हमने किया है। इतने साल देर कर करके देश का कितना नुकसान किया है, ये हम कल्पना कर सकते हैं। और लेकिन प्रधानमंत्री इस सच को ना बता पाए कि गोडबोले गवर्नेंस के फेल होने के पीछे राजनीतिक सत्ता को क्यों मानते रहे और खेती की इकोनॉमी को वह क्यों महत्वपूर्ण मानते थे। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी के दौर के वित्त मंत्री वाई.बी. चौहान का जिक्र इंदिरा के चुनावी पैंतरों तले तो किया। इंदिरा जी ने वाई.बी. चौहान को पूछा कि क्या भाई, क्या कांग्रेस को आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? Chavan got the message and the recommendation was slaves. बताइए साहब। लेकिन प्रधानमंत्री यहां भी इस सच को ना बोल पाए कि चौहान कैसे उसी कोऑपरेटिव आंदोलन के पक्ष में थे जो कोऑपरेटिव नोटबंदी के बाद ध्वस्त होने के हालात में है और किसानी टूट रही है। क्योंकि देश का 85% किसान नकदी पर टिका है, 31% किसानी कोऑपरेटिव के नकदी पर ही टिकी है और 12 करोड़ किसान मजदूर नकदी से जिंदगी चलाता है। मुझे साफ दिखता है। और शायद प्रधानमंत्री 1971 की नोटबंदी और अभी की इकोनॉमी में नोटबंदी के उस सच को भी नहीं बोल पाए कि 1971 के 1000 रुपए की कीमत अब के 12,000 रुपए के बराबर है और 2016 के 500 रुपए की कीमत 1971 के वक्त में 50 रुपए महज थी। साथ ही 1971 में 12% आबादी प्रभावित होती, लेकिन 2016 में 80% आबादी प्रभावित हुई है। कम होते हुए तो सवाल यह नहीं कि पीएम ने क्या कहा, सवाल यह भी है कि आखिर 5 राज्यों के चुनाव के लिए दस्तक देते वक्त के दौर में प्रधानमंत्री ने जब अपने सांसदों से कहा पहले देश, तो क्या नोटबंदी के चक्रव्यूह से निकलने के सारे रास्ते अंतहीन कतारों में जा सिमटे हैं? और बेनामी संपत्ति का जिक्र कर प्रधानमंत्री अपनी पहली चोट को दूसरी चोट से ईमानदारी के राग को तेज करना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया। देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी और यह सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या? क्या देश ऐसे चलाओगे क्या?
ये सारी लेकिन ईमानदारी के हर राग में प्रधानमंत्री मोदी राजनीतिक पार्टियों की ईमानदारी के उस जिक्र का जिक्र आज भी कर क्यों ना पाए, जिसका जिक्र भी माधव गोडबोले की ही तर्ज पर एक वक्त वोहरा कमेटी की रिपोर्ट ने किया था। वोहरा कमेटी की रिपोर्ट ने अपने दस्तावेज में बहुत साफ लिखा था, देश में भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकी अपराध तक की लकीर राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ी है। राजनीति के अपराधीकरण से लेकर करप्शन की जड़ राजनीतिक दलों को ही इस रिपोर्ट में करार दिया गया था। इतना ही नहीं, काला धन और विदेशों से डोनेशन के जरिए क्रोनी कैपिटलिज्म का जिक्र भी वोहरा कमेटी की रिपोर्ट में ही था। उस समय उन्होंने इतने गंभीर आरोप। तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के सांसदों के बीच ईमानदारी और पहले देश के पाठ में राजनीतिक कटघरे का जिक्र क्यों नहीं कर पाए? यकीनन देश हमारा सबसे प्यारा, ये शब्द हर किसी को अच्छा लगना चाहिए, लगता है। लेकिन यहीं से अब आगे का रास्ता शुरू होता है। जिस संसद का जिक्र हम कर रहे थे, उस संसद के भीतर मौजूद तमाम राजनीतिक दलों की जमीन क्या वाकई ईमानदार की जमीन है? आइए आज कुछ कच्चे चिट्ठे हम दिखलाते हैं और समझने की कोशिश की जाए, क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, कभी ये सत्ता में कभी वो सत्ता में, जिक्र ईमानदारी का राग हर कोई छेड़ता है। लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ये अर्धसत्य नहीं, सत्य है। दल बड़ा कि देश बड़ा, इस उलझन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। 91 में कहा था, नोबडी कैन डिनाई। जब जिक्र पार्टी से पहले देश का हो रहा है तो उसकी जमीन ईमानदारी पर खड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे में 5 सवाल हर जहन में गूंज सकते हैं। पहला, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देता कौन है? दूसरा, जो चंदा देते हैं वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं या पार्टियों को करप्ट बनाते हैं? तीसरा, जीरो बजट में राजनीतिक दल चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? चौथा, चंदा देने वालों की कमाई देश की कमाई से कई गुना ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ती चली जाती है? और पांचवा, विदेशी फंडिंग तक के लिए मोदी सरकार ने वित्तीय बिल में संशोधन क्यों कर दिया? दोनों ने ही जिन उद्योगपतियों या कॉर्पोरेट से चंदा लिया या जिस कॉर्पोरेट या उद्योगपति ने चंदा इन्हें दिया, उसकी फेरिस्त देखें तो सत्ता में आने के बाद उन्हीं कंपनियों को बैंक से मुफ्त में कर्ज से लेकर हर हालात में सुविधा पूर्वक लाइसेंस देने की परंपरा हर सत्ता के दौर में रही। ऐसा क्यों, ये जानने से पहले जरा इस फेरिस्त को देख लीजिए। ये कांग्रेस को सत्ता में रहने के दौरान दिए गए चंदे की फेरिस्त है। 10 लाख से 10 करोड़ तक चंदा कोई कैसे उद्योगपति या कोई कॉर्पोरेट दे सकता है? क्या ये भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दिया जाता है, जैसा वेदांता ने अपने पत्र में लिख दिया? या फिर इतनी बड़ी तादाद में राजनीतिक चंदे का मतलब साफ है कि सत्ता में आए तो कहीं कोयला खदान का लाइसेंस आपको मिल जाएगा, तो कहीं स्पेक्ट्रम का लाइसेंस, या फिर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और देने के नाम पर लाभ पहुंचाया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिन कंपनियों के नाम आप इस सूची में देख रहे हैं, उनमें बहुतेरे नाम एनपीए वाली कंपनियां हैं, जिन्होंने बैंक से कर्ज लेकर पैसा नहीं लौटाया। कोई सजा भी नहीं, कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं, और ये रकम चंदे की रकम से कहीं ज्यादा है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी इसीलिए कह रहे हैं, पार्टी से पहले देश। और उस समय के सीनियर सिविल सर्वेंट ने लिखा है कि वाई चौहान को जब ये पूछा गया, सारी बात रुक गई। बताइए साहब, दल बड़ा कि देश बड़ा? तो क्या प्रधानमंत्री मोदी वाकई बीजेपी के राजनीतिक हितों को भी तिरोहित कर देंगे? क्योंकि कांग्रेस की तर्ज पर बीजेपी को भी जिन कॉर्पोरेट और औद्योगिक घरानों ने चंदा दिया, उनकी फेरिस्त भी कम छोटी नहीं है। और यहाँ भी 10 लाख से 10 करोड़ चंदा देने का जिक्र इस फेरिस्त में बाखूबी है। इस फेरिस्त को देखकर ईमानदार राजनीति कह सकती है, चंदा तो चेक से लिया गया, इसमें गलत क्या है? तो इस फेरिस्त में भी उन कंपनियों के नाम हैं जिन कंपनियों ने बैंक से कर्ज लिया। किसी ने पावर सेक्टर के नाम पर, किसी ने स्टील, सीमेंट, लोहा के नाम पर, कोई आईटी सेक्टर का, तो कोई विदेशों में ही खदानों के जरिए खुद को बहुराष्ट्रीय कंपनी बनाए हुए है। राजनीतिक फंडिंग देने वाली इस फेरिस्त में बेल्लारी के खनिज संसाधनों की लूट करने वाली कंपनियां भी हैं, और 10 लाख करोड़ से ज्यादा के एनपीए का चूना देश को लगाने वाले कंपनियां भी इसमें शरीक है। और महत्वपूर्ण यह भी है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने ही विदेशी चंदे के जरिए एफसीआरए 1976 के कानून का उल्लंघन किया। हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2014 को दोनों को दोषी भी माना। और समझना यह भी होगा, दोनों ही पार्टियों ने यानी बीजेपी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ईमानदारी की अपील भी दाखिल की। लेकिन जब दोनों समझ गए कि 1976 के एफसीआरए कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में फंस सकते हैं, तो 29 नवंबर 2016 को कांग्रेस बीजेपी दोनों ने अपनी अर्जी ही सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली।
और अब राजनीतिक दलों पर निगरानी रखने वाली संस्था एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट ने 10 दिन पहले ही 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों से दरख्वास्त की है कि अब सुप्रीम कोर्ट से तो अर्जी वापस ले ली जा चुकी है, तो ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले को ही अब मान्य मानते हुए दोनों राजनीतिक दलों पर कार्रवाई कर दी जाए। कार्रवाई होगी नहीं होगी इंतजार करना होगा, लेकिन शब्द लिखा गया है देश हमारा सबसे प्यारा। तो जरा कल्पना कीजिए, जो हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला है और जिसने हिंदुस्तान में सत्ता को बदलते हुए कई बार देखा, उम्र बीत गई देखते देखते, वो दोनों शख्स की मौत अगर हो जाए तो फिर क्या और कौन सा देश और किस बात का जिक्र किया जा रहा है दिल्ली से। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 10 है, संसद में हंगामा था, सड़क पर रुदन है और अब बैंक की कतार में सिर्फ लोग नहीं मर रहे बल्कि वो जिंदगियां भी मर रही हैं जो अभी इस दुनिया में आई ही नहीं। जी, स्ट्रेचर पर पड़ी इस महिला का नाम सुखी है। राजस्थान के पाली के घाणेराव में यह 3 दिन से बैंक की कतार में लग रही थी कि बस 2000 रुपए मिल जाए ताकि सोनोग्राफी करा सके। कल भी यही हुआ, लेकिन जब ये बैंक की कतार में लगी तो अचानक चक्कर आ गया, धड़ाम से पेट के बल गिर गई, शरीर से खून निकलने लगा। आसपास खड़ी महिलाओं ने चारों तरफ से उसे ढक लिया और आखिर में पता चला 5 महीने का गर्भ मर चुका है। और आज महोबा में बैंक की कतार में लगे इस 80 बरस के किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसान बीमार था, बीते 3 दिन से बेटे के साथ अपना ही पैसा निकालने की जद्दोजहद कर रहा था। आज उसने निकासी वाउचर में 14,000 रुपए की रकम भरी, लेकिन बैंक ने सिर्फ 6,000 रुपए दिए। किसान बालादीन ने बहुत गुजारिश की, लेकिन बैंक कर्मी का दिल नहीं पसीजा। कम पैसे मिले, हाथ में आए और किसान को दिल का दौरा पड़ गया। बैंक में ही मौत हो गई। बैंक में लाइन लगाई थी पैसों के लिए, उसी दरमियान इनकी मृत्यु हो गई। तो रुपया नहीं निकले, आज निकले रुपये, वो भी शुक्ला जी हैं बैंक में, वे रुपये के 2000 से ज़्यादा न दें। किसी का 6,000 रुपया दिए, उसी समय खत्म हो गए बैंक में। मंगल बहुत जो आज बृहस्पति 3 दिन से लगातार लाइन में लग रहे में मतलब नहीं कौन निकल पाए। तो जिसने भारत के अंधेरे में जन्म लेने से पहले जान गंवा दी और जिसने हिंदुस्तान के हर रंग को देखा, आज उसकी भी जान चली गई। और इस फहरिस्त में जब अभी तक 125 भारतीय नागरिक जान गंवा चुके हैं और जिम्मेदार कोई नहीं है, तो क्या वाकई इस देश में राजनीतिक सत्ता हर जिम्मेदारी से मुक्त बेफिक्र हो चली है? 1000 और 500 की नोट के संबंध में किया गया निर्णय इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये लड़ाई का आखिरी मंजिल नहीं है, गरीबों को हक दिलाना है। और क्या 30 दिसंबर सिर्फ एक तारीख है? बरस अभी भी तय नहीं। पाली से भरत भूषण जोशी के साथ नाहिद अंसारी, महोबा, आज तक। और उसके लिए बहुत तेरे सवाल हैं। चाय की प्याली में राजनीति का तूफान बहुत बार देखा गया, लेकिन किसे पता है जो चाय के बागान में काम करता है वो चाय की पत्तियों और उसके फूलों से जिंदगी बसर करने को तैयार है। यह भी देख लीजिए। हम लोगों को तो पहले तो बागान अच्छा था इसलिए नहीं खाते थे, अभी तो बागान का पैसा वैसा नहीं चल रहा है, हम लोगों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे, खरीद कर सब्जी उब्जी खरीद कर खाने नहीं सकते हैं, इसीलिए अभी बच्चा लोग चाकू सबको लाते हैं, उसी को पका करके हम लोग खा जाते हैं। क्या करेंगे, টাকা পয়সা দেয় নেই, 1 মাস উপরে হয়ে গেছে। তারপরে এই যে সবজি খাবার ইসের অসুবিধা, চাউল খাবার অসুবিধা, এই যে চা পাতার ফুলটা খাই। तो सुना आपने, और अगर गौर से सुना है तो आपका कलेजा मुंह में आ सकता है, क्योंकि ड्राइंग रूम में टेलीविजन स्क्रीन पर उभरती चाय बागानों की तस्वीर अक्सर सुनहरी तस्वीर होती है। लेकिन ये कल्पना कठिन है कि पश्चिम बंगाल के कई चाय बागानों के मजदूर पेट भरने के लिए चाय बागान से तोड़े फूल और पत्तों को खाकर ही जिंदगी गुजार रहे हैं। दरअसल नोटबंदी की मार चाय बागानों के मजदूरों पर ऐसी पड़ी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जाएं तो जाएं कहां। कई चाय बागानों के मालिक कैश न होने से सैलरी दे नहीं पा रहे, तो कई भाग गए।
आलम यह है कि असम में 750 चाय बगानों के 65,000 मजदूरों के सामने जिंदगी जीने की मुश्किल है, तो बंगाल के 300 चाय बगानों के 30,000 मजदूरों के सामने 2 जून की रोटी का सवाल है। हालात या आलम है कितने बुरे, इसका अंदाज इसी से लग सकता है कि दार्जिलिंग के 68 में से सिर्फ 38 चाय बगान 8 नवंबर के बाद 7 दिन की सैलरी दे पाए। बागडोगरा का सबसे बड़ा तिरहना चाय बगान बीते 15 दिनों से बंद पड़ा है। यानी 2000 मजदूर जा चुके और 3.5 लाख चाय मजदूरों के सामने पेट का सवाल कुछ इस तरीके से आकर खड़ा हो चला है कि फूल पत्ते खाने से भी गुरेज नहीं। ये पैसा जो हुआ उस समय में तो कुछ घर में तो सिर्फ चावल खाता था, सब्जी खरीदने का पैसा नहीं था। ताहले खाई टाका पैसा नहीं बाड़ी तो जने खाई, टाका पैसा नहीं सब्जी किनार जने जने चा फूल गुला खाई, तीता लगे ताव खाई। पेट भरे এটা দিয়ে ভরে না তাহলে কি করব, पेट ना भरले একটু तो खाइते লাগবে। बहुत समस्या हो रहा है खाने पीने के लिए भी, अभी कब मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी नहीं जान रहे हम लोग को। तो सिर्फ चाय फूल से क्या पेट भरता है? नहीं भरने से भी क्या करेंगे, ऐसे ही तो दिन करना ही पड़ेगा ना हम लोग को। तो हालात इतने बदतर, लेकिन किसी को नहीं पता अब अपने हक की लड़ाई लड़े तो कैसे लड़े और संघर्ष करें तो किसके खिलाफ करें। पेट खाली है, काम है नहीं, परिवार के पलायन लगातार हो रहे हैं। ऐसे में नारेबाजी ही दिल्ली तक आवाज पहुंचाने का एकमात्र जरिया बचा है। इसीलिए हम लोग 1 महीना से हमारे यहाँ बगान में काम करते हुए भी हमारे मालिक मैनेजर का ध्यान हमारे श्रमिक के ऊपर नहीं गया, उन्होंने पेमेंट अभी तक नहीं दिया। हम लोग कहते रह गए, वो लोग हमें बार बार यही तसल्ली दिए कि आपका पेमेंट हो जाएगा, आज नहीं कल परसों नहीं नरसों होगा, अमुक तारीख फलना तारीख चिलना तारीख। इस तरह हम लोग मोटा मोटी 1 महीना का मोटा मोटी 28 दिन में हम लोग काफी तंग हाल में है। जो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, 1 पैसा भी नहीं है जो हम कुछ दवा पानी खरीद सके। तो सवाल यही, समाधान देगा कौन और समाधान है किसके पास? क्योंकि कैशलेस देश बनाने के खेल में बिना कैश मैनेजर फरार है, मालिक छुपा हुआ है, मजदूर पत्तियां और फूल चबा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को गरीबों का हिमायती मानते हैं और हर बार चाय पे चर्चा या खुद को चाय वाला होने की कवायद भी करते रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि चाय बगानों में या तो कुछ चाय बगान बंद हो रहे हैं या खुद चाय बगान के मजदूरों को, जो कि सचमुच गरीब होता है, खुद चाय की पत्ती या चाय के फूल खाकर जिंदगी का गुजर बसर करनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कवायद किसके लिए, जब जमीन पर 2 जून रोटी भी नसीब नहीं हो रही। प्रोशनजीत, अंशुमान और काया संसारी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। बहुतेरे सवाल आपके जहन में होंगे, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, बीते 2.5 बरस से एक योजनाओं का ऐलान हो रहा था, फेरिस्त उसकी भी लंबी है। उन योजनाओं का अब क्या होगा? करोड़ों उसमें बहाए गए, यह भी देख लीजिए। मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, आदर्श ग्राम, फसल बीमा, स्टार्टअप, स्वच्छ भारत, फेरिस्त वाकई लंबी है, क्योंकि बीते 30 महीने के दौर में 60 से ज्यादा योजनाओं का ऐलान मोदी सरकार ने किया। और लेकिन अब लगता है सब कुछ ठप हो चला है और देश सिर्फ 2 योजनाओं की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। पहला डिजिटल इंडिया और दूसरा जनधन योजना। तो नोटबंदी का फैसला कैसे मोदी सरकार की अपनी ही योजनाओं की फांस भी बन चुका है, यह हर योजना के अक्स में अब दिखाई देने लगा है। क्योंकि मेक इन इंडिया अब हो कैसे, कोई नहीं जानता। क्योंकि इसी के आश्रय प्रधानमंत्री FDI को बढ़ाना चाहते थे, रोजगार पैदा करना चाहते थे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते थे। वो सब इरादे नोटबंदी के साए में कटघरे में है, क्योंकि विदेशी निवेशक भारत से दूरी बना रहे हैं। तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भारत की विकास दर का अनुमान घटा दिया है। GDP 7% के नीचे रहेगी, यह तय माना जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार तो दूर, 27 लाख नौकरियां भी इस दौर में चली गई। असंगठित क्षेत्र में 40 से 50% मजदूर झटके में बेरोजगार हो गए और 50% से ज्यादा छोटी और मध्यम इंडस्ट्री में काम ठप हो चला है। जितना ये मोदी सरकार ये बोल रही है, इसका जो मजदूर वर्ग पे इतना विपरीत दिशा में असर पड़ा है कि एक जन विरोधी फैसला है। और यहाँ पे 36, 37, 38, 3 चलती थी, अब जो है नोटबंदी के उसमें 2 बंद होगी, 1 ही चल रही है अभी।
और जस्ट स्मार्ट सिटी के आश्रय प्रधानमंत्री देश के विकास में चकाचौंध की नई अलख जगाना जा रहे थे, जो नहीं है। दूर कुछ नहीं आता, पैसे नहीं है तो कहाँ से आएगा? कह रहा पैसे नहीं है, कोई पैसा नहीं है। यहाँ जो हम 20 किलो दूध लगाते हैं वो हम 5 किलो 6 किलो दूध लगा रहे हैं। मुश्किल है, हालात मुश्किल है, लेकिन एक गीत सुनिए थोड़ी सी खामोशी के साथ।